अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। हम चैप्टर 4 स्टडी कर रहे हैं। कल हमने पढ़े थे एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। आज हम उससे रिलेटेड कुछ पास्ट पेपर क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, डेट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। व्हाट डज ऑडिटर पुट ऑन ऑडिट रिपोर्ट एंड व्हाट डज इट रिप्रेजेंट। कौन सी डेट यूज़ करनी चाहिए, क्या रिप्रेजेंट करता है, और कब व्हाट डज शुड द ऑडिटर पुट ऑन ऑडिट रिपोर्ट, और ऑडिट रिपोर्ट पर कौन सी डेट पुट करनी चाहिए। इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है हमारे पास, डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट शुड नॉट बी अर्लियर देन द डेट ऑन विच ऑडिटर ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस ऑन विच हिज रिपोर्ट इज बेस्ड। और क्या रिप्रेजेंट क्या करती है ये डेट? रिप्रेजेंट्स दैट ऑडिटर हैज़ कंसीडर्ड इफेक्ट ऑफ सब्सिक्वेंट इवेंट्स ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप टू द डेट। ये हमने कल डिस्कस किया था कि सब्सिक्वेंट इवेंट्स क्या आते हैं। तो ये वो डेट रिप्रेजेंट करती है कि ऑडिटर ने जो सब्सिक्वेंट इवेंट्स को भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में और इसको कंसीडर किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू इशू एन ऑडिट रिपोर्ट एट एंड ऑफ ऑडिट विच सेट्स आउट हिज ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट इज स्टेटमेंट ऑफ ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिक्वायरमेंट है, matters that should be contained in statement of auditor's responsibility as included in audit report issued under ISA 700। और ये कह रहा है कि सिंपली ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो आपने मेंशन करनी है। ये हमने कल पढ़ी थी, मैं फिर भी हम आंसर देख लेते हैं। आंसर है हमारे पास, फर्दर डिस्क्रिप्शन शैल इंक्लूड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर टू आइडेंटिफाई and assess the risks of material misstatement of financial statement, perform audit procedures and obtain sufficient appropriate audit evidence, obtain understanding of internal control, evaluate appropriateness of accounting policies used and reasonableness of accounting estimates, conclude on appropriateness of managers' use of going concern basis of accounting, evaluate overall presentation, auditor responsibility to communicate to those charged with governance, plan, scope, significant findings, statement of compliance की audit matter etc। ये सारे आपने देख लेने हैं, रीड आउट कर लेने हैं और इसको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। इन रिलेशन टू ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कंटेंट देयर ऑफ डिस्कस द अप्रोप्रिएटनेस और अदरवाइज ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। रिक्वायरमेंट क्या है हमारे पास? अच्छा, ये हमारे पास पॉइंट्स हैं, इनमें जो है वो हमने डिस्कस करना है। फर्स्ट वन है, मैनेजमेंट इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क and for such internal control as management determines are necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error। इसका आंसर देखते हैं। आंसर है हमारे पास, statement is incorrect because under ISA management is responsible to assess the entity's ability to continue as going concern and for appropriate accounting or disclosing matters relating to going concern if any। नेक्स्ट हमारे पास, रीजनेबल assurance is high level of assurance and is a guarantee that if audit is conducted in accordance with ISAs, it will always detect a material misstatement whenever it exists। इसका आंसर है हमारे पास, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बिकॉज रीजनेबल assurance is high but not absolute level of assurance। It is not a guarantee that an audit conducted in accordance with ISAs will always detect a material misstatement whenever it exists, and misstatements can arise from fraud or error which could be material। Next हमारे पास, auditor obtains an understanding of controls relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in circumstances and are also for the purpose of expressing an opinion on effectiveness of entities internal control। इसका आंसर है हमारे पास, दिस स्टेटमेंट इज पार्टली करेक्ट इन ऑडिटर obtains understanding of control to assess risk of material misstatement and to design audit procedures। However, auditor doesn't express opinion on effectiveness of entities internal control। Right? Next पे चलते हैं। Next हमारे पास, the description of auditor's responsibilities for audit of financial statement should be included within body of auditor's report। This statement is correct but incomplete. Description of auditor's responsibility may also be included within an appendix to auditor's report, in which case the auditor's report shall include a reference location of the appendix or on a website of an appropriate authority where law, regulation or national
auditing standards expressly the auditor to do so, in which case the auditor's report shall include a specific reference to location of description. ठीक है. The audit report can only be signed in personal name of auditor. This statement is wrong. Auditor's signature is either in the name of audit firm or personal name of auditor, or both as appropriate. Key audit matters are determined from matters communicated with management of entity that requires significant auditor's attention in performing audit. In making the determination, auditor shall take into account effect on audit of significant events or transactions that occur during the current year or prior period presented. These statements are wrong. Key audit matters are determined from matters communicated to those charged with governance and not management. In determination of key audit matters, auditor takes into account significant events or transactions of current year only. Prior year events and transactions are not considered. अच्छा जी, तो ये हमारे थे पास पेपर्स जो हमने डिस्कस कर लिए हैं. क्वेश्चन 1 2 3 के सब पार्ट्स थे जो हमने डिस्कस किए हैं. अब हम चलते हैं आज वाले टॉपिक पे. ये हमारे पास है डिसाइडिंग टाइप ऑफ ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे किस तरह का ओपिनियन देना है वो कैसे डिसाइड किया जाएगा, या तो मिस स्टेटमेंट और स्कोप लिमिटेशन को देख के. मिस स्टेटमेंट क्या होती है कि डिफरेंस बिटवीन AFRF एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. स्टैंडर्ड और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिफरेंस अगर आए तो उसको मिस स्टेटमेंट कहा जाता है. और स्कोप लिमिटेशन, क्या आपको कोई चीज़ आपने अगर मांगी है तो आपको प्रोवाइड नहीं की गई, जिसकी वजह से ऑडिट नहीं से आपको मिस स्टेटमेंट नहीं फाइंड कर सके आप, या फिर ऑडिट सही तरह नहीं कर सके, तो वो स्कोप लिमिटेशन में आ रहा होता है. ठीक है. मिस स्टेटमेंट में आगे हमारे पास है एग्जांपल हैं, ऑडिटर कोर्स ऑफ एक्शन है. एग्जांपल में हमारे पास आ जाती हैं अप्रोप्रिएटनेस ऑफ पॉलिसी क्लासिफिकेशन, अप्रोप्रिएटनेस ऑफ डिस्क्लोजर्स. अप्रोप्रिएटनेस ऑफ पॉलिसी में हमारे पास आ जाती हैं अमाउंट्स, और अप्रोप्रिएटनेस ऑफ डिस्क्लोजर में हमारे पास आ जाते हैं डिस्क्लोजर. अब इसमें जो है मिस स्टेटमेंट में भी हमारे पास 3 तरह की एग्जांपल्स हैं. जो पॉलिसी वाली अप्रोप्रिएटनेस है, अप्रोप्रिएटनेस ऑफ पॉलिसी, उसमें अमाउंट्स होती हैं, और जो अप्रोप्रिएटनेस ऑफ डिस्क्लोजर होता है उसमें डिस्क्लोजर्स होते हैं, और अमाउंट. अच्छा, इसके बाद क्लासिफिकेशन भी होती है. इसी तरह ऑडिटर कोर्स ऑफ एक्शन जो है हमारे पास, अगर इमटेरियल है क्या होगा, अगर मटेरियल है तो क्या होगा. इसी तरह स्कोप लिमिटेशन में भी हमारे पास एग्जांपल्स हैं. ऑडिटर कोर्स ऑफ एक्शन है, इसकी एग्जांपल में भी ये है कि मैनेजमेंट या एंटिटी की गलती हो तो, और अगर नेचर और टाइमिंग ही ऐसी है काम की, या फिर जो है वो किसी के भी कंट्रोल में ना हो. स्कोप लिमिटेशन और ऑडिटर कोर्स ऑफ एक्शन, ये हमारे पास डिफरेंट हेडिंग्स है. ये हमने फ्लो चार्ट बनाया हुआ है. आज हमने जो है वो पास पेपर डिस्कस किए हैं और इसका थोड़ा बहुत ओवरव्यू लिया है. इंशाल्लाह हम जो है वो कल डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको. आज के लिए इतना ही. कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.